सो गाइस, होपफुली आप लोगों ने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करके आए होंगे, जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, और साथ ही साथ प्रीवियस स्लाइड्स में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे टेस्ट की शुरुआत करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आपके सामने अब आ गया है पहला क्वेश्चन, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए, लक्ष्मीकांत पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक जिसने पढ़ी होगी उसको क्लियरली इसका आंसर जो है वो मिल चुका होगा। तो देखिए, फंडामेंटल राइट के दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है और दूसरा पॉजिटिव कैरेक्टर होता है। जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है वो स्टेट के ऊपर, स्टेट की जो अथॉरिटी होती है उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगा देता है, और जो पॉजिटिव कैरेक्टर होता है वो पर्संस को कुछ प्रिविलेजेस देता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर है 1 और 2। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को याद रखनी है फंडामेंटल राइट के कैरेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, अब राइट टू इंटरनेट, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये करंट अफेयर से रिलेट करते हुए मैंने ये क्वेश्चन आप लोग के सामने रखा है कि राइट टू इंटरनेट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से रिलेट करता है? राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 20 या आर्टिकल 21? तो आर्टिकल 21 केरला के हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया था। आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू मतलब प्रिवेसी के अंदर आएगा, और आप जानते हैं कि आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्रिवेसी हम लोग को देखने को मिलती है। तो और राइट टू इंटरनेट भी राइट टू प्रिवेसी के तहत ही मैच किया जाता है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है। आर्टिकल 21 करेक्ट अपना आंसर है, और दूसरा जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है। राइट, और राइट टू इक्वलिटी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देखो, इंटरनेट को यूज करने का हक सबका है, बट प्रॉब्लम यह है कि इंटरनेट के एक्सेस जो है वो सरकार कुछ कुछ एरियाज पे बंद कर देती है। फॉर एग्जांपल, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो काफी लंबे टाइम तक वहां पर इंटरनेट का एक्सेस जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। कंप्लीट एक्सेस नहीं कह सकते, हम लोग ये कह सकते हैं कि वहां पर 4G या 3G जो है वो नहीं ऑफर किया जा रहा है, वहां पर 2G कनेक्शन जो है वो दिया जा रहा है। इसके बारे में मैंने आप लोग को पहले पढ़ाया भी था। ठीक है, 2G की स्पीड वहां पर मिलती है। और तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो 2 और 4 इज द करेक्ट आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। प्रॉपर्टी के बारे में कुछ चीजें आपसे पूछी गई है। तो पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को पार्ट 3 से निकालकर पार्ट 12 में जोड़ दिया गया था। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट हम लोग को देखने को मिलती थी, बट अब ये एज अ लीगल राइट के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती थी। लीगल राइट भी आप याद रखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि एक इंसान अगर किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है और अगर मिनिमम 12 साल तक उसने किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है तो वो प्रॉपर्टी उस इंसान की हो जाती है जिसने कब्जा किया है। तो ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि ये स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट नहीं है। बट अगर तीसरे स्टेटमेंट में आप देखो कि सेकेंड स्टेटमेंट जब ही करेक्ट हो सकता है जब जो रियल ओनर है वो 12 सालों तक केस फाइल ना करे, तब पॉसिबल है ये। अगर एक इंसान है, उसने किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया और उस प्रॉपर्टी पर वो 12 साल से रह रहा है, कब्जा जमा के रखा है, और इस 12 साल के बीच में अगर इस प्रॉपर्टी के रियल ओनर ने कोर्ट में केस फाइल नहीं किया, सिविल सूट फाइल नहीं किया, तब उस दौरान ये जो प्रॉपर्टी होगी जिसने कब्जा किया है वो उस प्रॉपर्टी का ओनर बन जाएगा। और ये हम लोग को एक डॉक्ट्रिन के तहत देखने को मिलता है, एक सिद्धांत के तहत देखने को मिलता है जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजेशन। ये काफी न्यूज में जो है वो आजकल चल रहा है, तो इसलिए ये डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजेशन भी अच्छे से याद रखो इससे रिलेटेड आप। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर कि ये तीनों स्टेटमेंट भी तो करेक्ट हो सकते थे, तो नहीं हो सकते थे, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है टोटली, क्योंकि ये पूरी चीज आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दे रहा है। और इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे जहां पर एक स्टेटमेंट पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देगा और वो आधी इंफॉर्मेशन देगा, बट आप उसको शायद करेक्ट करके आ सकते हो ये सोच के कि यार कुछ तो लिखा है इसमें। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर कोई स्टूडेंट कोई स्टेटमेंट अगर आधा अधूरा कुछ बात बता रहा है तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, ये हमेशा मान के रखो। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर स्टेटमेंट अनटिल अनलेस पूरी तरह से करेक्ट नहीं है तब तक वो स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपको एग्जैक्ट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ना कि एजम्पशन करना है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट होगा वो गलत हो जाएगा, और इसका करेक्ट आंसर है 1 और 3 ओनली। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है एजुकेशनल राइट्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया के अंदर एजुकेशनल राइट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। तो राइट टू एजुकेशन क्या एक फंडामेंटल राइट है? यस, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। सेक्शन 12 जो है एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन का, उसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को दिया जाता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में दाखिला करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यहां पर 10% नहीं 25% जो है वो रिजर्वेशन की बात करता है राइट टू एजुकेशन का सेक्शन 12।
राइट, कि 25% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को दिया जाता है, बट स्पेशली वो नॉन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही प्रोवाइड करा सकता है। तो देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो माइनॉरिटीज के राइट के बारे में पूछा जा रहा है कि माइनॉरिटीज के जो राइट होते हैं गाइस, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करने के जो राइट होते हैं माइनॉरिटीज के पास, वो फंडामेंटल राइट होते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है, ये फंडामेंटल राइट है कि माइनॉरिटीज जो हैं वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, माइनॉरिटी वर्ड की डेफिनेशन की बात की जा रही है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वर्ड माइनॉरिटी का उपयोग किया गया है उसका मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी जब कम्युनिटी को माइनॉरिटी डिक्लेयर करती है और वो एक नोटिफिकेशन के थ्रू करती है तो वो कम्युनिटी माइनॉरिटीज के अंदर आती है। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। हालांकि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटी को कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। सेकेंडली, इंडिया के अंदर आज की डेट में 6 रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है और इसके बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में हम लोगों ने इसको डिटेल में भी डिस्कस किया था। और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन जो हम लोग को देखने को मिलता है वो उसने डिफाइन किया है ये वाली डेफिनेशन कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब किसी कम्युनिटी को माइनॉरिटी डिक्लेयर करेगी एक नोटिफिकेशन के थ्रू, तभी वो कम्युनिटी माइनॉरिटी के अंदर आएगी। तो ये वाली चीज यहां पर हम लोग को देखने को मिलती है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये इसको डिफाइन नहीं किया गया है। देखिए बात हो रही है सदर ए रियासत के बारे में। आर्टिकल 370 मैंने आप लोग को पढ़ने के लिए दिया था। आपने थोड़ा डिटेल में जम्मू एंड कश्मीर के बारे में अगर पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको मिल चुका होगा। सदर ए रियासत गवर्नर की पोस्ट है फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर, यानी कि आज की डेट में नहीं है, ये रिपील हो चुका है आर्टिकल 370 होने के बाद। बाकी पहले द प्राइम मिनिस्टर और सदर ए रियासत की पोस्ट हम लोग को जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलती थी और साथ ही साथ सदर ए रियासत प्लस गवर्नर की पोस्ट भी हुआ करती थी, बट सदर ए रियासत को गवर्नर की पोस्ट के साथ लिंक किया जाता है, ठीक है। उसकी इक्विवेलेंट पोस्ट में मतलब हम लोग को देखने को मिलती है ये वाली पोस्ट सदर ए रियासत। तो करेक्ट आंसर इज 2। सेकंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, सदर ए रियासत का। ये हम लोग को गवर्नर की पोस्ट देखने को मिलती है फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर। अब इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन है। तो देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो एक प्रकार का बॉन्ड होता है जिसमें डोनर्स जो होते हैं वो डोनेट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को और इसमें पैसा डोनेट किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये कोई भी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकता है इस इलेक्टोरल बॉन्ड का पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करने के लिए, बट यहां पर डोनर का नाम रिवील नहीं किया जाता है, ना कि पॉलिटिकल पार्टी का। लॉजिक लगाइएगा तो पॉलिटिकल पार्टी तो हो ही नहीं सकता, ये ऑटोमेटिकली ये तो लॉजिक वाला खेल है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का नाम अगर नहीं लिखा रहेगा तो कैसे फिर पता लगेगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को देना। यहां पर जो बैंक होती है वो डोनर का नाम कॉन्फिडेंशियल कर देती है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गया है। दूसरे स्टेटमेंट में बात हो रही है कि इसके डिनोमिनेशन के बारे में, कौन से डिनोमिनेशन में ये मिलता है। तो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ और 10 करोड़ में नहीं मिलता है। तो 1 करोड़ तक होता ये वाला ऑप्शन, तो ये करेक्ट होता, बट ये इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो नन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड आपके सामने आ चुका है। फटाक से आंसर दीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो कब कब परचेज किए जा सकते हैं साल में। तो साल में जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। यहां पर जैन नहीं लिखा है, तो जैन होता तो ये करेक्ट हो जाता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड की वैलिडिटी 15 दिन की होती है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, तो ये बिल्कुल सही है। ये 15 दिन की इसकी वैलिडिटी हम लोग को इसकी देखने को मिलती है इलेक्टोरल बॉन्ड की, और ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहा गया है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड 15 दिन के अंदर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, मतलब एक्स्ट्रा 15 दिन में, ये कहा गया है एक्स्ट्रा 15 दिन में अगर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा डिपॉजिट नहीं किया जाता तो वो पैसा जो है वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाता है। तो ये देखो एक बात तो सही है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में वो पैसा चला जाता है, बट सिर्फ 15 दिन की इसकी वैलिडिटी होती है। यानी कि अगर 15 दिन के अंदर, यहां पर एक्स्ट्रा 15 लिखा है तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर 15 दिन लिखा होता सिर्फ तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, क्योंकि 15 दिन में अगर पॉलिटिकल पार्टी इस इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है वो निकाल नहीं लेती, रिडीम नहीं कर लेती, तो फिर जो है वो ये बॉन्ड हम लोग को देखने को मिलेगा कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाएगा, इस बॉन्ड का पैसा पीएमआरएफ में चला जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज भी बिल्कुल क्लियर रखो अच्छे से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2 ओनली, 2 ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने वो 6 शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 6 शेड्यूल से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि कौन सा एरिया या फिर कौन सी स्टेट 6th शेड्यूल के अंदर आती है। तो आपको रटा रहना चाहिए, बट देखिए मैंने ऑप्शन थोड़े से उलझा के यहां पर दिए हुए हैं, इसी प्रकार के ऑप्शन आपको सिविल सर्विसेज में मिलेंगे।
कि वो स्टेट जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है तो वो 6 शेड्यूल के अंदर आती है, और देखेंगे इसको बाद में देखेंगे। बाकी इसकी बात करें, जो स्टेट म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है वो 6 शेड्यूल में आती है, और जो स्टेट चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है वो 6 शेड्यूल के अंदर आती है। तो बताइए क्या आंसर है इसका। देखो काफी सारे लोगों ने अगर हड़बड़ी में ये आंसर मार्क कर दिया होगा शायद से ये बांग्लादेश वाला, क्योंकि उनको लग रहा होगा बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है ये 6 शेड्यूल वाली स्टेट्स। देखो कुछ हद तक सही है, बट यहां पर बांग्लादेश का आपने शायद वेस्ट साइड नहीं देखा, आपने सिर्फ जो ईस्ट साइड देखा होगा बांग्लादेश का, इसलिए आपने हड़बड़ी में ये मार्क कर दिया होगा। बांग्लादेश जो है वो वेस्ट साइड से भी तो स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, राइट। तो पूरी तरह से ये आंसर सही नहीं है, राइट, क्योंकि अगर ये आंसर सिर्फ लिखा होता कि बांग्लादेश की कुछ सिर्फ, यानी कि बांग्लादेश कुछ स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है और वो स्टेट्स आते हैं 6 शेड्यूल के अंदर, तो भी कह सकते थे शायद अपन आंसर सही है, बट ये टोटली इनकरेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए समय समय पर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है फिर अगेन 6 शेड्यूल से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन है, कमिटी के बारे में पूछा गया कि 6 शेड्यूल से रिलेटेड कौन सी कमिटी है। तो बरदोलोई कमेटी हम लोग को 6 शेड्यूल से रिलेटेड देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी याद रखनी है इसके बारे में। तो ये कमेटी है जो कि 6 शेड्यूल से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिली, और 10 क्वेश्चन हो गए गाइज आज के लिए, सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन आपके फिनिश हो गए हैं। तो चलिए अब कल के टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।